नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम तेल और तेल की धार। जी, इस समय पर इंटरनेशनल मार्केट के जो सिनेरियोज बने हुए हैं, जो युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर में, और जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रभावित हुआ है, और जिस तरीके से डॉलर के प्राइसेस के अंदर में एक हमने शार्प अपसाइड ट्रेंड देखा है, और उसके अलावा जो तनाव इस समय पर है उसको देखते हुए खाद्य तेलों का बाजार कैसा रहेगा, और साथ ही साथ जो नई क्रॉप आपकी तैयार है सरसों की, वो क्या कहती है, इस पर यह विशेष कार्यक्रम। और हमारे साथ तीन खास मेहमान इस शो के अंदर में जी चंद्रशेखर साहब हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाने माने कमोडिटी जगत के चेहरे हैं, आपका स्वागत है चंद्रशेखर साहब। और साथ ही अतुल चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में हैं, आप सीनियर एडवाइजर हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के पास्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं आपका भी स्वागत है अतुल जी। और साथ ही सुरेश नागपाल जी हमारे साथ में इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं, आप चेयरमैन हैं क्विट से। सबसे पहले चूंकि एनालिसिस क्या कहते हैं, बाजार क्या कहते हैं, चंद्रशेखर साहब आप ही से शुरुआत करूंगा। क्या लगता है इस बार का सरसों का प्रोडक्शन, चूंकि सरकार का जो प्रोडक्शन का जो दायरा है इस बार बड़ा ही अल्योरिंग और अट्रैक्टिव है, 139 लाख मीट्रिक टन के आसपास का उन्होंने एस्टिमेट दिया है। क्या आपको लगता है ये 139 लाख मीट्रिक टन आपका यहां पर पूरा होता हुआ दिखाई देगा इस सीजन के अंदर में? क्योंकि पिछले साल जो बारिशें हुई काफी अच्छी हुई, सरसों के प्रति जो आकर्षण है वो भी किसानों का ठीक ठाक रहा, उसको देखते हुए संभावनाएं क्या नजर में आती हैं? क्या बोलूं मैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पॉलिसी मेकर्स एंड एवरीबडी एल्स, सरकार का जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आया था 10-12 दिन पहले जी, जिसमें सरसों का उत्पादन का आंकड़ा बताया गया है 133 लाख टन। करेक्ट, सही है ना? जी जी। दिस इज द एडवांस एस्टिमेट। उसके सामने सरकार का जो लक्ष्य था 139 लाख टन का लक्ष्य था जी। और पिछले साल का प्रोडक्शन एस्टिमेट 24-25 वाज 126.7 लाख टन। दीज आर बेसिक नंबर्स जी। इस साल रबी सीजन में बुआई लगभग 90 लाख हेक्टेयर में हुई थी। ओके। और आप स्टेट वाइज एकरेज आप देखोगे, स्टेट वाइज बारिश, टेम्परेचर, वेदर कंडीशंस आप देखोगे कि मैं मानता हूं कि जो 133 लाख टन का उत्पादन का जो अनुमान है इज ओवर एस्टिमेटेड बाय एटलीस्ट 10%, कम से कम 10% ज्यादा है। मेरा अनुमान में ये शायद 118 से 120 लाख टन का रेंज, उस दायरे में होना चाहिए उत्पादन। नंबर 1। ओके। नंबर 2, आपने देखा होगा प्रेस रिलीज में, उसमें कहा गया है, और बहुत लोग सब पढ़ते नहीं है, स्मॉल प्रिंट, कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स हैव नॉट बीन डन, दीज आर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स, और जब क्रॉप कटिंग एस्टिमेट होगा तभी दीज में बी रिवाइज्ड। ओके। और हम जानते हैं पिछले कई वर्षों से कि दिस इज नॉर्मली रिवाइज डाउनवर्ड। ओके। एंड देयरफॉर ये जो 133 लाख टन का जो अनुमान दिया है, एस्टिमेट दिया है सरकार ने, उसके बारे में आई थिंक द ट्रेड एंड इंडस्ट्री हैव टू बी वेरी कॉशियस। आई एम श्योर ट्रेड एंड इंडस्ट्री वाले भी जानते हैं मैं कौन हूं उनको बताने वाला। आई एम श्योर दे नो दैट दिस नंबर इज ओवर एस्टिमेटेड एंड दिस विल बी रिवाइज्ड डाउनवर्ड, देयरफॉर देयर इज नीड फॉर कॉशन। राइट। अतुल जी, आपको क्या लगता है? सी अपना सर्वे करती है, सारी चीज है, इस समय पर सरसों का ओवरऑल आपको प्रोडक्शन साइज क्या दिखाई देता है? चंद्रशेखर साहब ने तो बताया कि भाई जो सरकार का जो टारगेट था वो तो अभी अचीव होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि एस्टीमेट ही 133 लाख पर आ गया, और 139 लाख का जो टारगेट था उसमें 6 लाख मीट्रिक टन का अभी गैप है, और रिवाइज भी हो सकता है डाटा, क्योंकि जब कटिंग सैंपलिंग्स आएंगी तो निश्चित तौर के ऊपर पे तब डाटा रिवाइज होगा। हो सकता है प्लस में भी जाए, हो सकता है माइनस में भी जाए, क्योंकि बारिशें भी अच्छी हुई, और अभी जो बारिश हुई है, बेमौसम बारिश जिसको अपन बोल देते हैं, मार्च के महीने के अंदर में नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में खास तौर के ऊपर पे, उसका कितना असर आप प्रोडक्शन साइज के ऊपर पे देखते हैं?
देखिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी को देती है रिसर्च करने के लिए और ये बताने के लिए कि इस साल की क्रॉप क्या होगी, और हम लोग 30th ऑफ दिस मंथ, मार्च के 30 तारीख को इसका जो आंकड़े का है वो सब डिक्लेयर करेंगे। पर जहां तक इस साल की क्रॉप का सवाल है, क्वाइट ने भी अभी एस्टिमेट किया था, उनका करीबन 11.7 मिलियन टन के आसपास का उनका क्रॉप आया था। मेरा ये मानना है कि जो चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं ना, 11.8 से लेके 12 मिलियन टन, ये अगर क्रॉप आ जाए तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। 120 लाख टन की क्रॉप हो जाना बहुत समझता हूँ ये इस साल नॉर्मल, क्योंकि पूरे सीजन भर पानी भी ठीक गिरा है और सब जगह मौसम बड़ा ही अनुकूल रहा है। और जहां तक गवर्नमेंट के नंबर्स का सवाल है, तो वो मैं 100% चंद्रशेखर जी की बात से सहमत हूँ कि वो नॉर्मली ओवर एस्टिमेट ही होता है, तो उसको ट्रेड वैसे भी नजरअंदाज कर देता है। और अभी तक की जो आवकें हैं वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि क्रॉप इस बार पिछले साल के मुकाबले कहीं बेहतर है। और अगर देखिए मस्टर्ड ना होता ना, तो इस समय तेलों के बाजारों में वैसे भी थोड़ी आग लगी हुई है और भयंकर आग हो जाती। बिल्कुल, तो मस्टर्ड ही इंडिया का सेवियर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर के ऊपर पे क्वेट के पास भी चलते हैं। अभी हाल ही के अंदर में डेटा रिलीज किया है क्वेट ने। सुरेश जी, आपके डेटा क्या कहते हैं, आपका सर्वे क्या कहता है, आपकी एसोसिएशन का सर्वे क्या कहता है? नमस्कार मनचंदा जी, नमस्कार अतुल जी, नमस्कार चंद्रशेखर जी। हमारा 14-15 मार्च भरतपुर में सेमिनार हुआ था, पार्ट मोपा और भरतपुर रॉयल मिलर्स एसोसिएशन की तरफ से। तो उसमें जो है इस साल का जो डाटा आया है वो 117.25 लाख टन, जैसा कि अतुल जी ने बताया है, ये आया है। और उसके बाद थोड़ा बारिश हुई है, जो कि बिल्कुल सही बात है कि बेमौसम की बरसात है और कटाई हुई है उस टाइम पे, तो थोड़ा नुकसान कहीं हो सकता है। बट मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम क्रॉप हमारी उस टाइम तक कटाई हो चुकी थी। बाकी इसका थोड़ा नुकसान आने वाले टाइम पे एक्सेस करेंगे और उसके बाद जैसा भी होगा, अगर रिवाइज करने की जरूरत होगी तो करेंगे। अभी तक हमें ये लग रहा है कि जो डाटा है बिल्कुल सही दिया है। एज पर सोइंग जो है हम गवर्नमेंट की लेते हैं, गवर्नमेंट में 90 लाख हेक्टेयर के करीब सोइंग हुई थी और उसमें 2.7 लाख हेक्टेयर जो है इस बार ज्यादा हुई है। तो उसका फायदा है। थोड़ा सा गुजरात में क्रॉप का लगा कि भी इस बार थोड़ा नुकसान हुआ है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि पिछले 7-8-10 साल में ऐसा मौसम सरसों के लिए कभी नहीं रहा है। सरसों को इस बार सबसे बेस्ट मौसम मिला है, कोई किसी तरह का चेपा नहीं लगा है, कोई पाला नहीं पड़ा है, किसी तरह का कोई नुकसान फसल को नहीं हुआ है। यील्ड भी अच्छी थी और मैं समझता हूँ तेल भी 1% के करीब ज्यादा होगा गुजरात को। अतुल जी, जो इस समय पर युद्ध की जो स्थितियां बनी हैं और उसने जो डॉलर के ऊपर पे एक अपना असर दिखाया, दूसरा इंपोर्ट्स जो है, क्योंकि भारत तो इंपोर्टिंग कंट्री है, पूरी डिपेंडेंसी जो है खपत की वो विदेशी बाजारों के ऊपर पे डिपेंडेंट है। पाम हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। अभी उसका सिनेरियो क्या आप देख रहे हैं, और युद्ध की जो स्थितियां बनी हुई हैं अगर ये थोड़ा और लंबा खिंचती हैं तो फिर कितना इंपैक्ट आप घरेलू बाजार के अंदर देखते हैं? जो आपने अभी कहा कि भाई अभी तो सरसों का प्रोडक्शन है उसने सेव कर दिया था, लेकिन आग भी लग सकती थी खाद्य तेलों की कीमतों के अंदर में। क्या हम ये मान करके चलें कि आग लगने की संभावनाएं अभी भी बरकरार हैं, बनी हुई हैं? ये क्वेश्चन अगर अपने यूएस प्रेसिडेंट से पूछें तो उसका सही ज्यादा बेहतर जवाब मिलेगा। सर उनका तो कुछ पता नहीं चलता, वो तो पल में माशा और पल में तोशा हो जाते हैं। सर है कि जो ये लड़ाई हुई है इसने सप्लाई चेन को टेरिबली डिस्टर्ब किया है। जो आज अर्जेंटीना से हिंदुस्तान के लिए भाड़ा पहले आता था तकरीबन $65-70, वो आज $125 से ऊपर निकल गया है। तो आज सबसे ज्यादा तो पैसा कमा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो तो इंश्योरेंस कंपनीज कमा रही हैं या ये शिप ओनर्स कमा रहे हैं। अल्टीमेटली उसका खामियाजा जो कंज्यूमर है उसको भुगतना पड़ेगा। पहले जो तेल का लेवल 125-130 रुपए का था, अब वो लेवल हो गया 150 रुपए का। ठीक है, तो 150 प्लस माइनस 5-10 रुपए के लेवल पे बाजार हो गया है ये नॉर्मल तेलों का। और जो थोड़े बेहतर वाले तेल हैं सो कॉल्ड, जैसे ग्राउंडनट हुआ या जो हम लोग प्रीमियम ऑयल बोलते हैं, उनका आप मान के चलिए कि अब लेवल हो गया 170 से 175 रुपए की रेंज में वो आ गए हैं। ओके। तो ये और
इन सब पे सोने पे सुहागा हुआ है कि रुपया चूंकि कमजोर हुआ है, तो उससे भी जो इंपोर्ट की पैरिटीज हैं वो कहीं ऊंची चली गई हैं। राइट। तो मैं समझता हूँ द सिल्वर लाइनिंग इन ऑल दिस इज कि इससे जो मस्टर्ड का किसान है, जिसको कि नॉर्मली इस पीरियड में मस्टर्ड चली उसमें बिकती थी, क्या नाम, एमएसपी। इस बार वो एमएसपी की बातें कतई नहीं हो रही हैं। मैं नहीं समझता कि नाफेड का कोई रोल रहेगा। तो इससे ओवरऑल हिंदुस्तान के आने वाले सालों में इससे फायदा ही होगा, क्योंकि ऑयल सीड का जो किसान है वो थोड़ा उत्साहित भी रहेगा। और जहां तक मक्के का सवाल है, मक्के में देख ही रहे हैं कि जितने 24 रुपए का बाजार देख लिया था किलो के पीछे, आज वो 17-18 रुपए के लेवल पे आ गया है। तो मैं समझता हूँ मक्के से थोड़ा सा उसका रुझान कम हो सकता है और वो ऑयल सीड और पल्सेस की तरफ वापस आना चाहिए। वो हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट के लिए वो बिल्कुल सही चीज है। तो इससे दो चीजें प्रभावित होती हुई नहीं दिखाई देंगी। हालांकि ठीक है, देश के अंदर इस समय पर नेशनल ऑयल जो डिपेंडेंसी का जो कैंपेन जो है वो जो चल रहा है उसका कितना इम्पैक्ट होगा। चंद्रशेखर साहब, क्या लगता है जो सरकार का जो मुहिम चल रही है खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की, तो वो अचीव होते हुए आप देख रहे हैं क्या 2030 तक? क्या लगता है आपको एकरेज एरिया इतना तेजी के साथ में बढ़ रहा है एडिबल ऑयल्स का, और जहां पर हम देश के अंदर में जो हमारा सनफ्लावर का जो खेती थी वो तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो ही चुकी है, अब नाम मात्र की रह गई है। तो ऐसी संभावनाओं के बीच के अंदर में क्या आपको लगता है कि जो आत्मनिर्भर भारत है खाद्य तेलों के अंदर में वो होने जा रहा है? बिल्कुल नहीं, नॉट इन द शॉर्ट टर्म फॉर श्योर, नॉट इवन इन द मीडियम टर्म फॉर श्योर, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो हमें आत्मनिर्भर की ओर नहीं ले जा पाएंगे। दैट इज वेरी क्लियर। मैं खुद पिछले 3 साल में 2 बार पॉलिसी पेपर लिख करके दिया हूँ। सरकार के ओर से मुझे रिक्वेस्ट आया और मैं लिख करके दिया हूँ। कुछ होता नहीं है, बट दैट इज अनदर मैटर, वो छोड़ दीजिए। द पॉइंट सिंपली इज, आज हम ऐसे एक माहौल में है, एक मोड में है जहां विश्व बाजार में क्रूड ऑयल का भाव, ब्रेंट का भाव $110 से छू गया है और ऊपर भी जाने का संभावना है। ये युद्ध कब रुकेगा और उसका परिणाम क्या होगा कोई बता नहीं पाएगा, मगर अभी जो संकेत मिल रहे हैं पिछले कभी 24 घंटे में कि शायद आगे 8-10 दिन के अंदर बंद हो सकता है। बट नोबडी कैन टेक ए चांस, एज अतुल सेड, यू आस्क मिस्टर ट्रम्प इन द व्हाइट हाउस। शायद ट्रम्प खुद को भी मालूम नहीं है क्या होगा, कभी युद्ध समाप्त होगा। बट द पॉइंट आई एम मेकिंग नाउ इज, जब तक क्रूड ऑयल का भाव 3 डिजिट्स में रहेगा, हमारा खाद्य तेल, विश्व बाजार में खाद्य तेल को एक बड़ा उछाल मिलेगा और उछाल मिल भी गया है। जो क्रूड पाम ऑयल 4000 रिंगेट के आसपास, आई कॉल इट लैंग्विशिंग एट अबाउट 4000 रिंगेट, आज शायद 4500 4600 जो भी है, बिकॉज आई डोंट ट्रैक प्राइसेस ऑन ए डेली बेसिस, मगर मैं जानता हूं कि 10-12% बढ़ चुका है। राइट। तो क्रूड ऑयल जैसे भाव घटते जाएगा, इफ द वॉर एंड्स एंड, और देयर विल बी अ लैग बिटवीन द एंड ऑफ द वॉर एंड करेक्शन इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि विश्व बाजार में क्रूड ऑयल का कोई शॉर्टेज नहीं है, देयर इज ओनली सप्लाई डिसरप्शन। राइट। जनवरी महीने में भी द मार्केट वाज एक्चुअली ओवर सप्लाइड फॉर 2026, मगर अब देयर इज डिसलोकेशन इन सप्लाई एंड सम ऑफ द इंस्टॉलेशंस आर डिस्ट्रॉयड एंड देयरफॉर इट विल टेक टाइम। तो मैं मानता हूं आगे 2-3-4 जून महीना तक तो क्रूड ऑयल के भाव उच्च स्तर में रहेंगे, और उसका बाद इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर शायद इट विल स्टार्ट इंप्रूविंग, प्रोडक्शन विल स्टार्ट कमिंग बैक, तभी उसका असर तिलहन का ऊपर हमें दिखाई देगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आप ये नहीं भूलना कि सबसे बड़ा खतरा एल नीनो हमारा देश का ऊपर मंडरा रहा है। तो जून का बाद क्या होगा, बरसात कितना होगा, पता नहीं हमें। तीसरा, आई एम वेरी वेरी वरीड अबाउट इन्फ्लेशन। ये जो तेल का जो असर है, क्रूड ऑयल का असर है, हमें अप्रैल या मई महीना से दिखाई देगा। आई एक्सपेक्ट अ मैसिव इन्फ्लेशन, एनर्जी इन्फ्लेशन,
food inflation, etc. in our country. Okay. तो उसमें सरकार will be desperate. सरकार will start imposing all kinds of restrictions. और शायद जो 10% कस्टम ड्यूटी है क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल इंपोर्ट का ऊपर, वो भी शायद वो हटा देंगे. ये इसका भी I see that as a possibility. यानी कि जीरो ड्यूटी में इंपोर्ट आ सकता है. तो we need to build scenarios. और एक सिनेरियो में क्या क्या करना चाहिए सरकार के, व्हाट आर द ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव बिफोर द गवर्नमेंट, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए. और मैं ये भी मानता हूं कि responsible trade and industry association must actually caution and advise the government about the emerging scenario, or what are those alternatives, what are the options that they have to ensure farmers' interests are protected, to ensure consumers' interests are protected. डेफिनेटली दोनों के ही इंटरेस्ट को यहाँ पर सिक्योर करना पड़ेगा. सुरेश जी, जिस तरीके से विश्व का माहौल बदल रहा है बड़ी तेजी के साथ, हम पिछले 3-4 साल से घटनाक्रम देख रहे हैं. कभी टैरिफ आता है, कभी रशिया यूक्रेन का युद्ध आता है, कभी ये जो वॉर की जो स्थितियां हैं और जो डायनामिक्स बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं विश्व के पटल के ऊपर पे, उससे आपको लगता है कि फूड सिक्योरिटी के नॉर्म्स के ऊपर पे सभी देशों को अब मंथन करने की आवश्यकता आन पड़ी है? चाहे वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो, चाहे भारत हो, तो यहां पर भी अब फूड सिक्योरिटी को लेकर के, जिसमें आपका अनाज और तिलहन खास तौर के ऊपर पे अहम भूमिका निभाते हैं, उसके ऊपर पे अब सरकार को एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनानी होगी और जो स्टॉक रिजर्व्स हैं उनको कहीं ना कहीं बड़े स्तर के ऊपर पे, बड़े पैमाने के ऊपर पे आगे लेकर के चलना होगा. बिल्कुल सुरेश जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है. जहां तक अभी का सवाल है, हम आज बात कर रहे हैं रेडी, आज की सिचुएशन, जो युद्ध की सिचुएशन चल रही है और हम कहाँ खड़े हैं. तो जहां तक मैं समझता हूँ 15 मार्च की जो हमारी पोर्ट्स की रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें सोया 1 लाख टन, सीपीओ 4 लाख टन और सनफ्लावर 90,000 टन अभी हमारे पास अवेलेबल है. हालांकि हमारा जो 3.5 से 4 लाख टन मंथली सोया आता था, वो हमारा अराइवल जो मार्च में है वो 2.5 से 2,80,000 टन के आसपास हुई है. ये थोड़ा सा हमारा शॉर्टफॉल है. अदरवाइज अगर हम सीपीओ की बात करें तो सीपीओ हमारे पास पूरा है, 4 लाख टन है. और आगे अगले महीने में भी हमारा, अप्रैल में भी मैं समझता हूँ 5 लाख टन के करीब सौदे हैं जो कि आ रहे हैं. और सोया भी जो है वो अभी आने की उम्मीद है 2.5 से 3 लाख टन अप्रैल में. बट कहीं ना कहीं हमारे को 10 अप्रैल तक थोड़ा सा शॉर्टफॉल रहेगा. उसके लिए हमारे को सरसों अवेलेबल है, हमारे पास सोया सीड अवेलेबल है, सोया सीड की क्रशिंग भी हो रही है इस टाइम, और सरसों की क्रशिंग बहुत अच्छे से चल रही है, और सरसों रिफाइंड में भी जा रहा है. तो जो नॉर्मल स्थिति है वो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की अभी जरूरत नहीं है. अगले महीने तक हमारे पास पूरे स्टॉक्स हैं और हमारी कोई बहुत बड़ी शॉर्टेज आने वाली बात नहीं लग रही है. इतने बड़े युद्ध के बावजूद भी आप देखिए उठाकर, फ्रेट हमारे $50 से $60 बढ़ गए हैं, अदर और बाकी सारी चीजें हो गई हैं. कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि देखो सारी कंट्रीज अब बायोफ्यूल के लिए थोड़ा सा वो कर रही है. जहां तक आप फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हो तो हर लोग, ब्राजील जो है 15-17 से सीधा 20 तक की बात सोच रहा है. इंडोनेशिया को देखिए B37 से B45 की बात कर रहा है. थाईलैंड भी बढ़ा रहा है. तो कहीं ना कहीं फूड जो है आने वाले टाइम में, अगर जैसा शेखर जी ने कहा कि एक अगर 3 डिजिट में क्रूड रहता है तो हमारे फूड के ऊपर इसका असर आएगा, एडिबल ऑयल्स के ऊपर इसका असर आएगा, और वो हमारे को आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन नजर आएगी. बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे. अतुल जी, क्या इसका जो इम्पैक्ट है वो कैटल फीड की तरफ भी दिखाई देगा? क्योंकि कैटल फीड के अंदर में मेजरली जो पोर्शन है आपका केक्स हैं, और चाहे वो डीओसी की अगर हम बात कर लें, चाहे हम सरसों खली की बात कर लें, चाहे कपास खली की बात कर लें, तो यहाँ पर आप कितना इम्पैक्ट देखते हैं? हालांकि डीडीजीएस को लेकर के और सोया को लेकर के तो अमेरिका और भारत अभी बातचीत कर ही रहे थे, वो बातचीत तो बीच में अधूरी रह गई, वहाँ तक तो अभी पहुँचे ही नहीं, बीच में ये युद्ध आ गया. तो इस पूरे चीज़ों को आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या कैटल फीड इंडस्ट्री और पोल्ट्री के ऊपर भी इसका हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं समझता नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, बट डेफिनेटली जहां तक पोल्ट्री इंडस्ट्री का सवाल है, उनका मेजर इंग्रेडिएंट है मक्का. मक्का के दाम आज देखिए वैसे भी नीचे हैं, 17-18 रुपए की रेंज में मक्का पड़ा हुआ है. और सोयाबीन मील जिसके के दाम काफी नीचे हो चुके थे पहले,
टीडीजीएस के मार के कारण वो भी अब वापस बाउंस बैक किए हैं। तो मैं समझता हूँ ये हेल्दी साइन है। और जहां तक क्रशिंग इंडस्ट्री का सवाल है कि इससे देखिए सोयाबीन की क्रशिंग भी बेहतर हो रही है। और जहां तक कैटल फीड का सवाल है तो मस्टर्ड की क्रॉप इस साल अच्छी है ही और क्रशिंग भी अच्छी होगी। मैं समझता हूँ 10-12 लाख टन महीने की क्रशिंग अगर नॉर्मल रहे तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए और इसके लिए सबके लिए अच्छा है। बट एक ही चीज है पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए वो जो तकलीफ दे रही है कि जो मिडिल ईस्ट में जो लड़ाइयां हो रही हैं उसके चलते उनका एग्स का जो एक्सपोर्ट है वो काफी सीरियसली अफेक्टेड हुआ है। तो वो एक थोड़ा सा तकलीफ दे वाली बात है। अदरवाइज तो मैं समझता हूँ ऐसा कोई खास लंबा चौड़ा प्रॉब्लम नहीं है और क्रशिंग भी बहुत है। और बट ओवरऑल जहां तक क्रूड की बात हो रही थी, सब जो चंद्रशेखर जी ने बोला, मेरा तो ये मानना है लड़ाई अगर खत्म भी हो जाएगी तो जो अपने पहले 60-65 का लेवल देखते थे अब वो एक हिस्ट्री हो जाएगा। अब बेस लेवल में समझता हूँ 80-85 के लेवल से नीचा नहीं दिखेगा। और अगर ये लेवल रहता है 80-85 का तो कोई कारण नहीं है कि तेलों के दाम जो एलिवेटेड हैं खाने के तेलों के वो बहुत ज्यादा नीचे आए। तो मैं समझता हूँ जो चंद्रशेखर जी बोले हैं कि बहुत जबरदस्त इन्फ्लेशन आ सकता है, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। इन्फ्लेशन करेंसी का भी आएगा, इंपोर्ट घट रहे हैं उसका भी आएगा और जो सप्लाई चेन डिसलोकेट हुई है आएगा। तो ओवरऑल मैं नहीं समझता कि अभी कोई सिचुएशन ईज होने वाली है और रेडी पोजीशन जो है ना वो 2-4 महीने खिंच जाए तो मुझे कोई बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं होगा। यानी यहाँ पर अब महंगाई के बाद ही बाजार रिवर्स भी होंगे ना। तो बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल से बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएंगे। तो पुराना लेवल था हम लोग 120-25 का देखते थे वो अब हिस्ट्री हो गया। यानी कि बाजार करेक्ट होते हुए यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर बाजारों के अंदर में आपको लगता है कि भाई एक तेजी का जो मोमेंटम है और इन्फ्लेशन का एक खतरा यहाँ पर जरूर बढ़ते हुए दिखाई दिया है। पाम को लेकर के अतुल जी आपको क्या लगता है, जो पाम को लेकर के देश के अंदर में ये चल रहा है कि भाई आत्मनिर्भर भारत होगा और पाम की जो प्रोडक्शन है वो जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो हमारा जो फॉरेन करेंसी का जो बर्डन हम पर आता है वो ईज हो जाएगा। पाम के ऊपर पे प्रोडक्शन कब से हम देश के अंदर में देख पाएंगे एक अच्छा खासा? नहीं देखिए, जहां तक पाम का जो इंटरवेंशन का सवाल है, हमको ये इंप्रेशन हुआ करता था अभी 2 महीने पहले तक कि मुश्किल से हिंदुस्तान केवल 4-1 लाख टन लोकल में पाम ऑयल सीपीओ प्रोड्यूस कर रहा है। ओके। पर मेरे कान और आंख दोनों खोले, एक जो जिसका स्किन इन द गेम है, बोला आप ताजुब करो कि आज की तारीख में हिंदुस्तान 6 लाख टन से ज्यादा सीपीओ बनाने लग गया है। अच्छा। ऑलरेडी। तो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस हुए हैं उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि आप देखिए इन सब कुछ होने के बावजूद हिंदुस्तान में मस्टर्ड और ये पाम और ये सब चीज डोमेस्टिक ऑयल सीड क्रॉप बढ़ने से अपना इंपोर्ट का लेवल जो है ना वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ा, इनफैक्ट उल्टा घटा है। और अदरवाइज पहले हिस्टोरिकली अगर देखें तो 7 से 8 लाख टन हर साल अपने यहाँ इंपोर्ट बढ़ता था। बिल्कुल। वो अभी बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और मोर और लेस जो इंक्रीमेंटल डिमांड है वो अपने खुद के सोर्सेज से काफी हद तक मतलब वो रिकवर हो रही है। पूरे हद तक तो नहीं हो रही है, बट कुछ ये भी है कि जो ऊंचा का लेवल है बाजारों का, इससे थोड़ा बहुत कंजम्पशन पे भी ड्रॉप आता है क्योंकि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो प्राइस अगर ऊंचे होते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है कि तेल कम खाओ, बिल्कुल, और नमक कम खाओ, वो नेचुरल कोर्स में मैं समझता हूँ ऑलरेडी दिखाई देने लग गया है। सुरेश जी, टोटल इंपोर्ट हम कितना कर लेते हैं खाद्य तेलों का? टोटल 140 लाख टन के आसपास। 140 लाख टन के आसपास। तो ये जो 140 नहीं 160 लाख टन के आसपास इंपोर्ट करते हैं। 150 160। तो 160 लाख मीट्रिक टन के आसपास का हम जो तेलों का खाद्य तेलों का इंपोर्ट करते हैं
और जो हमारी यहाँ की डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है, क्या हम उसको मीट कर लेंगे, ये जो अगर युद्ध थोड़ा सा और लंबा खिंचता है? क्योंकि आसार जो हैं, हालांकि कल ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट जरूर दी कि ईरान से बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान ने उसको सिरे से ही नकार दिया कि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है, और एक संभावनाएं दिख रही थी कि अब शायद युद्ध थम जाएगा। लेकिन क्या आपको ऐसा भी लगता है कि अगर रशिया और यूक्रेन की तरह ये युद्ध थोड़ा सा लंबा खिंचा तो फिर स्थितियां और थोड़ी सी भयावह हो सकती हैं? मेरा ये मानना है कि अगर ये और लंबा खिंचा ना तो हम लोगों की सबकी आदतों में आ जाएगा। आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई होती है, हम आप कितनी बातें करते हैं यूक्रेन और रशिया की, तो वो चीज बैक बर्नर जैसे कहते हैं ना, इनसाइड पेजेस में बात चली गई फ्रंट पेज से। हाँ। तो आज की तारीख में ये सब अगर लंबी खिंच गई तो इनसाइड पेजेस में चला जाएगा, वो हम लोग वी विल स्टार्ट लिविंग द वे व्हाटएवर हैपेंस। बिल्कुल, डेफिनेटली। चंद्रशेखर जी, आपसे लास्ट रिएक्शन चाहूंगा। क्या खाद्य तेलों की कीमतों के अंदर में हम इजाफा मान सकते हैं इस साल 2026? हाँ जरूर, मैं ट्रेडर तो नहीं हूँ, हाँ। बट काफी बुलिश हूँ। आई विल नॉट बी सरप्राइज। भाव काफी फर्म रहेंगे। इससे और ऊपर जाने का संभावना है कि नहीं, दैट विल डिपेंड ऑन हाउ सिवियर और हाउ माइल्ड इज द एल निनो हमारा देश में, साउथ ईस्ट एशिया में। उसका असर क्या है हमें देखना पड़ेगा। मगर आई थिंक डोंट एक्सपेक्ट एनी वीकनेस इन एडिबल ऑयल प्राइसेस इन द शॉर्ट टर्म। आगे जा करके अभी समझे अप्रैल मई जून तक तो जरूर प्राइसेस विल स्टे क्वाइट फर्म। और फिर उसका बाद फिर बाकी देयर आर अदर ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल सरकार कस्टम ड्यूटी घटा सकती है, दे कैन मेक जीरो इंपोर्ट ड्यूटी है जीरो। और पिछले साल यही टाइम पे लगभग 20% था, उससे 10% काट करके they made it into 10%, which I thought there was no justification that time. But अब जरूर एक justification बनता है। If the war continues and if the prices remain high, if our rupee continues to fall further and further, तो जरूर एक justification बनता है to make import duty zero, क्योंकि पाम हो या सोयाबीन हो उसका भाव तो काफी ऊपर ही रहेगा। And ocean freight and insurance, all of that is going to add to the cost, including the depreciated rupee. Therefore, खाद्य तेल का भाव में कोई कमजोरी बिल्कुल नहीं देखता हूं आगे 3-4 महीने में। उसका बाद देखेंगे हम क्या होता है। जी सुरेश जी, आपका लास्ट रिएक्शन इसके ऊपर पे भावों को लेकर? जहां तक भावों की बात है तो हमारे पास, जैसे अतुल जी ने बताया, हमारे पास सरसों सोया दोनों अवेलेबल हैं। बहुत बड़ा असर अभी नजर नहीं आ रहा है। हाँ, युद्ध रुकने के बाद क्या सिनेरियो बैठता है इंटरनेशनल मार्केट में, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि हम 60 से 65% अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो बाहर से जो माल आएगा वो किस रेट पे आएगा, फ्रेट्स ये रहेंगे, कितने कम होंगे, कितने ज्यादा होंगे, इस चीज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। फिर गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, क्योंकि आज गवर्नमेंट को सबसे जरूरी है कि मस्टर्ड का किसान उसकी तो ठीक भाव पे बिक जाए, जिससे कि हमारी आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़े, तो किसान डाइवर्ट नहीं होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके बाद ही डिसाइड होंगे। हो सकता है गवर्नमेंट ड्यूटी कट करे, जैसे चंद्रशेखर जी कह रहे हैं, अगर ड्यूटी कट करती है तो भी यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो 150 रुपए किलो का जो भाव है आज, ये वाला मेंटेन रहेगा। इसमें जाने को भी 5-7 रुपए हैं और आने को भी 5-7 रुपए हैं। कोई बहुत बड़ा वो देखने को नहीं दिख रहा है। जी बहुत बहुत तो शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों का। लेकिन चलते चलते आप लोगों को छोड़ चलते हैं खाद्य तेलों की मार्केट टाइम्स टीवी की इस खास रिपोर्ट के साथ। मलेशिया पाम ऑयल फ्यूचर्स में हालिया दबाव के बाद अब सुधार देखने को मिल रहा है। इस मजबूती की वजह कमजोर रिंगिट और डालियन मार्केट में सोया ऑयल की मजबूती रही, जिससे पाम ऑयल को शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिला है। साथ ही बेहतर एक्सपोर्ट डिमांड और करेंसी के कारण ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ी है। एक्सपोर्ट की बात करें तो मार्च के पहले पखवाड़े में शिपमेंट में मजबूत बढ़त देखने को मिली है, जिसमें त्योहारी मांग का बड़ा योगदान रहा। खासकर इंडिया जो दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है, वहां पाम ऑयल की मांग में सुधार देखा गया है, क्योंकि ये अन्य खाद्य तेलों के मुकाबले किफायती बना हुआ है। हालांकि सप्लाई साइड पर भी कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक है, वहां सरकार नए टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। अगर ये लागू होता है तो ग्लोबल सप्लाई टाइट हो सकती है और कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण सप्लाई चेन में बाधाएं और कच्चे माल की कमी से लागत बढ़ रही है, जो बाजार के सेंटीमेंट पर असर डाल रही है। पहला, पाम ऑयल की दिशा अब सोया ऑयल और अन्य खाद्य तेलों के साथ इनके प्राइस स्प्रेड पर निर्भर करेगी। अगर अन्य तेल महंगे रहते हैं तो पाम ऑयल की मांग मजबूत बनी रहेगी। दूसरा, इंडोनेशिया की पॉलिसी सबसे बड़ा ट्रिगर बनी हुई है। अगर टैक्स बढ़ता है तो एक्सपोर्ट घट सकता है और ग्लोबल मार्केट में टाइटनेस आ सकती है। तीसरा, मिडिल ईस्ट तनाव के चलते एनर्जी और फर्टिलाइजर लागत बढ़ने से ऑयल सीड प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है, यानी लॉन्ग टर्म में खाद्य तेलों को सपोर्ट मिल सकता है। चौथा, इंडिया जैसे बड़े खरीदार की रणनीति बेहद अहम होगी। इंपोर्ट पॉलिसी के बदलाव बाजार की दिशा बदल सकते हैं। फिलहाल पाम ऑयल मार्केट संतुलित लेकिन संवेदनशील स्थिति में है, जहां मजबूत मांग के साथ साथ सप्लाई और पॉलिसी से जुड़े जोखिम आगे की दिशा तय करेंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत।